Good evening everyone. Today I am going to start the chapter that is the human reproduction. क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम लोग वन शॉट लेक्चर ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस चैप्टर को भी एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, तो टाइम 1.5 घंटे के आसपास लग सकता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। पिछला लेक्चर भी ध्यान से देखिए क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी हैज़ बीन कवर्ड। तो आप वहाँ पे जो है उस लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस चैप्टर का वेटेज भी अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन है, तो आप अटेंटिव होकर देखिए। बहुत इजी सा चैप्टर है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम जो देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में मेल में मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट फॉर्मेशन, तो मेल में हम लोग जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और फीमेल में क्या पढ़ेंगे, oogenesis, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पांचवी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और अगली प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो इसमें से हर एक टर्म तो आपको पता है, टर्म में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं जब इसको डिस्कस करूँगी तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ये 6-7 चीज़ें हमें पढ़नी है और हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। कोई ऐसी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, हम लोग एक एक को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ लेना है कि ह्यूमन क्या है। अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन इज़ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या यहाँ पे? नहीं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपैरस। क्या है? विविपैरस। हमने पिछले लेक्चर में आपको ओविपैरस और विविपैरस के बारे में बताया था। तो मैन इज अ विविपैरस ऑर्गेनिज्म। ओविपैरस का मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, विविपैरस का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑफस्प्रिंग यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग विविपैरस कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पूरी की पूरी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या आने जा रहा है। ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या आएगा। पहली चीज़ तो होगी गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव इवेंट गैमेटोजेनेसिस मतलब मान लीजिए किसी को एक यंग वन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, फिर दूसरी चीज़ है गैमीट मेल से फीमेल में जाएगा, मतलब जो स्पर्म है वो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब मेल और फीमेल गैमीट का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट, दोनों गैमेटोजेनेसिस में आ जाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट इनसाइड द फीमेल जेनिटालिया, मतलब फीमेल के जेनाइटल पार्ट में या जेनाइटल ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट का जाना विद द हेल्प ऑफ सीमेन, ठीक है। तो स्पर्म का या मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंट्रोड्यूस कराना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। और तीसरी प्रोसेस क्या होगी यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे। चौथी प्रोसेस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जब ये मेल फीमेल गैमीट फ्यूज़ किए तो क्या बना? जाइगोट बना।
5वीं प्रोसेस क्या होगी, जाइगोट के बाद क्लीवेज स्टार्ट होगा। तो क्लीवेज का मतलब होता है यहाँ पे कुछ माइटोटिक डिवीज़न होते हैं। जाइगोट 1 सेल स्टेज है, 1 सेल स्टेज से यहाँ पे डिवीज़न होगा तो सेल के नंबर इंक्रीज होंगे और क्लीवेज में एक स्टेज आएगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन ब्लास्ट्यूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है फीमेल की यूटेराइन वॉल में, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो वी कैन से अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू द यूटेराइन वॉल, ठीक है, यूटेराइन वॉल एंडोमेट्रियम में जाके अटैचमेंट हो जाता है इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और अब जो है हमारा क्या स्टार्ट होता है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब ये जो जेस्टेशन पीरियड का मतलब अब जो है यहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा पार्चुरेशन। तो ये सब, अब पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी, ये सारे के सारे क्या हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट में आएंगे। ये सब कहाँ आ जाएंगे, आपके रिप्रोडक्टिव इवेंट में आ जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट, ठीक है ना, मेल गैमीट ट्रांसफ़र हुआ। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, एम्ब्रियो मतलब क्लीवेज हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, फिर जेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और फाइनली पार्चुरेशन हुआ। पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ, डिलीवरी ऑफ बेबी। Okay, now come to the first, that is the male reproductive system. अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे आ जाते हैं आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कह लीजिए या पार्ट्स कह लीजिए, ठीक है, जो सेकेंडरी पार्ट्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट्स क्या हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो तो है टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं गोनैड। क्या कहते हैं, गोनैड। तो मेल गोनैड इज द टेस्टिस। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंप्राइजेस, इसमें कई चीज़ें आ जाएंगी सेकेंडरी पार्ट में क्या आ जाएगा, एक तो एक्सेसरी डक्ट आ जाएंगी, एक्सेसरी डक्ट, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगी और एक्सटर्नल जेनिटैलिया आ जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटैलिया, ठीक है। जो एक्सेसरी डक्ट हैं उसमें क्या आएगा, इसको आप ध्यान से समझना। एक्सेसरी डक्ट में आपका आ जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं स्टार्ट होगा, एक्चुअली ये रीट टेस्टिस या रीटे टेस्टिस, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा वाजा इफरेंशिया, और थर्ड इज द एपिडिडाइमिस, और फोर्थ क्या होगा, वास डिफरेंस, जिसमें से ये दो पार्ट इनसाइड टेस्टिस ही होते हैं, इनसाइड टेस्टिस होते हैं, और ये दो पार्ट आउटसाइड टेस्टिस के बाहर होते हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन सा पार्ट है, तो रीटे टेस्टिस, वाजा इफरेंशिया। फिर टेस्टिस के बाहर कौन कौन से पार्ट होते हैं, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ठीक है ना, स्पर्म डक्ट भी इसको कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में देयर आर सेमिनल वेसिकल जो कि 1 होता है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी 1 होता है, ठीक है। अरे सॉरी, सेमिनल वेसिकल आपका 2 हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 हो गया, और ये आपका कॉपर्स ग्लैंड या इसको एक और नाम देते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड होते हैं, ये 2 हो गए।
तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये एक्सेसरी ग्लैंड है जो सीमेन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये सीमेन का सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज द पेनिस। पेनिस जो है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। टेस्टिस जो है, टेस्टिस के बारे में सबसे पहले, ये मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनैड भी कहते हैं, और गोनैड का काम होता है गैमीट प्रोड्यूस करना। तो गोनैड्स प्रोड्यूस गैमीट्स, तो टेस्टिस ही क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म्स। ओके, नाउ हम लोग अब एक एक करके, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका। अब इसके बाद हम लोग इसको एक एक करके जो है आगे देखेंगे। तो चलिए टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, टेस्टिस के बारे में समझ लेते हैं। जो टेस्टिस है यहाँ पे पेयर्ड है, और ये कहाँ होता है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है। क्यों ऐसा होता है मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, और ये पेयर्ड होता है। पेयर्ड, इसकी जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये ओवल होता है तो इसमें लेंथ और विड्थ दोनों आपको देखने मिलेगी। ओवल होता है, जैसे पेयर्ड टेस्टिस है ये इस तरीके से, दिस इज द पेयर्ड टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है वो ये है टेस्टिस, एक वी कैन से एक सैक में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। सो दिस इज द स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक। इसके अंदर क्या है? टेस्टिस है, ठीक है? अब ये सैक के अंदर है तो इसको कहीं फिक्स होने की जरूरत है, तो ये स्क्रोटल सैक की वॉल से इस तरीके से फिक्स होता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं गुबरनैक्यूलम। हालांकि ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रोटल सैक से फिक्स होता है, स्क्रोटल सैक की वॉल से फिक्स होता है, जिसको कहते हैं गुबरनैक्यूलम। ओके, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, और एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होता है एक वॉल के द्वारा, या वी कैन से एक कॉर्ड के द्वारा, और इस कॉर्ड को हम लोग कहते हैं, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिड कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेटिड कॉर्ड। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और इसका टेम्परेचर, टेस्टिस का या स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसीलिए स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, ठीक है ना? क्योंकि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम जो है वो बॉडी से, या टेस्टिस क्या है, बॉडी से बाहर है। तो दिस इज द लोकेशन और ये सारी चीज़ें। आगे हम लोग टेस्टिस के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर, सपोज दिस इज द टेस्टिस, ठीक है? टेस्टिस यहाँ पे मैंने इसे बना दिया। अब यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेटली एक टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली ऐसे कुछ 250 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। 250 कंपार्टमेंट, और एक मैं लिखती जा रही हूँ टेस्टिस में, ईच टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बात समझ में आ गई? तो एक कंपार्टमेंट, दो, ऐसे ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं। और ईच कंपार्टमेंट, जो ईच कंपार्टमेंट है, ईच कंपार्टमेंट में 1 to 3 ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? 1 to 3, 1 से लेके 3 क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं।
1 से लेके 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक टेस्टिस में 1 से 3 आपके कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी एक कंपार्टमेंट में, जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस? 250 से लेके 750 तक हो सकता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, आपस में आगे जाके ये ऐसे कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रीटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रीटे टेस्टिस। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रीटे टेस्टिस। और रीटे टेस्टिस वी कैन से किससे बना हुआ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब आप ध्यान से समझना, दिस इज द रीटे टेस्टिस। ओके, चलिए, रीटे टेस्टिस आगे चल के कुछ अलग अलग फाइन ट्यूब्यूल्स में निकला रहता है। यहाँ से कुछ फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज करते हैं, ये डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वाजा इफरेंशिया। क्या कहते हैं? वाजा इफरेंशिया। तो वाजा इफरेंशिया आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड देन रीटे टेस्टिस एंड देन वाजा इफरेंशिया। और ये वाजा इफरेंशिया फाइनली आपस में ज्वाइन करके एक बड़ी सी डक्ट बनाता है जो टेस्टिस के बाहर, और इसी को हम लोग कहते हैं इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। तो अभी हमने इपिडिडाइमिस के बारे में नहीं देखना है। ये दो चीज़ जो टेस्टिस के अंदर है, हमने अभी आपको बताया था एसेसरी डक्ट में रीटे टेस्टिस और वाजा इफरेंशिया टेस्टिस के अंदर होंगे, इपिडिडाइमिस और वाज डिफरेंस टेस्टिस के बाहर होंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब चलिए देखिए, इसके बाद क्या होगा। अगर हम देखें तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, और ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर इसको हम लेडिक सेल कहते हैं, लेडिक सेल एंडोक्राइन पार्ट है ना, टेस्टिस का एंडोक्राइन पार्ट आपको पता है, हमने अभी आपको बता दिया, दैट इज द वी कैन से इंटरस्टिशियल सेल्स। या और ये लेडिक सेल के ऊपर LH एक्ट करता है। कौन हार्मोन एक्ट करता है? LH। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और ये मेल एंड्रोजन सिक्रीट करता है, जो कि क्या है? दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल एंड मेल हार्मोन। अब देखिए, अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक चीज़ समझना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अगर हम देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहाँ हमें 2 तरीके की सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। अगर एक टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, आप यहाँ पे फोकस करना है, टेस्टिस का अगर हम TS ले लेते हैं तो हमें इस तरीके से सेमिनिफेरस का TS देखने मिलता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो इपिथेलियम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इपिथेलियम आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, वी कैन से टिश्यू है ये। यहाँ हमें 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी, कुछ छोटी सेल्स देखने मिलती हैं, कुछ बड़ी सेल्स देखने मिलती हैं, ठीक है। ये जो छोटी सेल्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल। और जो बड़ी सेल हैं, इनको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस अभी हमने बनाया था, और इंटरस्टिशियल स्पेस में ये कौन सी सेल है? लेडिक सेल, अभी हमने आपको बताया था। सो दिस इज द लेडिक सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके, उसकी जो इपिथेलियम है 2 तरीके की सेल से मिलके बनी है, एक जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। जर्म सेल को ही हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और यही आगे चल के बनाएगा स्पर्म्स। जर्म सेल को ही हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। ये 2N होती हैं, यही आगे चल के क्या बनाएगा? स्पर्म्स।
सर्टोली सेल्स आर द वी कैन से सस्टेंक्युलर सेल भी कहते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पर्म को। ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं किसको, स्पर्म को। दे आर द नर्स सेल, एक्चुअली दे आर द नर्स सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से टेस्टिस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा ना। हम अब आगे देखते हैं जो अदर पार्ट्स हैं, लाइक जो आपके एक्सेसरी डक्ट हैं, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सेसरी ग्लैंड। ओके, तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें शायद समझ में आ जाए। तो सपोज करिए कि दिस इज़ द टेस्टिस, ये है स्क्रोटम। ये क्या है, स्क्रोटम बना दिया हमने। दिस इज़ द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये मैंने टेस्टिस बना दिया। ओके, सो दिस इज़ द स्क्रोटम, ध्यान से समझना इस चीज़ को। और ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर आपको पता है कंपार्टमेंट है, टेस्टिकुलर लोब, फिर उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जुड़ के रीटे टेस्टिस बनाएंगे, रीटे टेस्टिस फिर वाजा इफ्रेंसिया, वाजा इफ्रेंसिया फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है, ईपीडिडाइमिस। तो दिस इज़ द ईपीडिडाइमिस, जो मैंने अभी अभी बताया था कि ईपीडिडाइमिस जो है वो टेस्टिस से बाहर आता है। और फर्स्ट टाइम ईपीडिडाइमिस जो है ना, ये इस तरीके से एब्डोमिनल कैविटी में जो फर्स्ट, अभी सब तो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, सारा स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। पहला ऐसा स्ट्रक्चर जो एब्डोमिनल कैविटी में जाता है वो है वास डिफरेंस। ये क्या है, वास डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए दिस इज, आई एम लेवलिंग दिस इज द ईपीडिडाइमिस, ईपीडिडाइमिस, और ये क्या है, वास डिफरेंस है। दिस इज द वास डिफरेंस। स्पर्म डक्ट, यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ भाई, देखिए वही जर्म सेल ने स्पर्म बनाया, स्पर्म को लेके कौन आ रहा है, इरेटेड टेस्टिस एंड देन वाजा इफ्रेंसिया, देन ईपीडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस। अब हमारा ये देखिए एक्चुअली दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, आई एम लेबलिंग दिस। ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूबी से मैंने लिख दिया है, आप समझ जाइएगा। अब ये जो वास डिफरेंस है ना, वास डिफरेंस पूरा जो है ये जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर का एक टर्न, इसके ऊपर से इसके ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से इस तरीके से आएगा स्पर्म को। अभी इसके पास कुछ नहीं है, सीमेन नहीं है, इसके पास स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म जो है कहाँ बन रहा है, टेस्टिस के अंदर बन रहा है। और यूरिनरी ब्लैडर से एक इस यू टर्न लेगा और इसके बाद ये नीचे आना शुरू करेगा, नीचे आना शुरू करेगा, और यहाँ पे एक डक्ट पाई जाती है। इस डक्ट को हम लोग, सॉरी, एक ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, मैंने बस एक टेस्टिस लेके बनाया, दूसरा टेस्टिस लेंगे तो देयर आर 2 सेमिनल वेसिकल्स हो जाएगा ना, 2 सेमिनल वेसिकल, एक इधर आ जाएगा। तो सेमिनल वेसिकल ने एक सीमेन बनाया, 60% सेमाइनल प्लाज्मा बनाया। यहाँ ये कुछ फ्लूइड सिक्रेट करेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी तक तो ये वास डिफरेंस है, लेकिन आफ्टर कलेक्टिंग सेमाइनल प्लाज्मा, और अब यहाँ से ये डक्ट कहलाने शुरू हो जाएगी, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस डक्ट को अब हम क्या कहने लग जाएंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। सेमाइनल वेसिकल के बाद इसको हम इजैक्यूलेटरी डक्ट कहेंगे। और अब बताइए यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या आ रहा है, यूरेथ्रा आ रहा है ना, यूरिनरी ब्लैडर से ये आ रहा है यूरेथ्रा। तो चलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, दिस इज द यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा है। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ना जाके मिल जाएगा आपके यूरेथ्रा में, मिल जाएगा यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा में मिल गया। तो अब एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है, ठीक है, एकदम ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा। यहाँ पे यूरेथ्रा मतलब यहाँ से ये यूरिन आ रहा है। मेल में देखिए जो यूरेथ्रा है उसी को हम लोग यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहते हैं या यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दैट सेम डक्ट इज गोइंग टू कलेक्ट यूरिन एज वेल एज सीमेन, ठीक है ना। वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सीमेन या स्पर्म को भी कैरी करता है और यूरिन भी उसी से। फीमेल में देखिए रिप्रोडक्टिव डक्ट पार्ट अलग है, जबकि यूरिन पास करने का पार्ट अलग है, जबकि मेल में ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। अब जब ये इससे मिल जाएगा तो यहाँ पे अब इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहना शुरू कर देंगे। इसको हम क्या कहेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट।
इसको हमने कह दिया यूरिनोजेनिटल डक्ट। यहाँ पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, मुझे दूसरे कलर से बना देना चाहिए। इस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और पेयर्ड ग्लैंड होती है। इस पेयर्ड ग्लैंड को हम लोग कहते हैं काउपर्स ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेम ऐसा ही एक ग्लैंड फीमेल में होता है, लुब्रिकेस। एक्चुअली जो कॉपर्स ग्लैंड का कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि मेल एक्साइटमेंट के दौरान जो फ्लूइड सिक्रीट होता है पेनिस से सबसे पहले, ठीक है, वो यही होता है। ये लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड सिक्रीट करता है और ये फ्लूइड जो होता है वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन इसलिए होता है ताकि ये जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और मेल पेनिस को लुब्रिकेट कर सके, ठीक है। तो ये फीमेल में सेम ऐसा ही ग्लैंड होता है जो वेजाइना के दोनों तरफ होता है। उसको हम लोग कहते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बार्थोलिन ग्लैंड। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये डक्ट आई, ठीक है ना, यहाँ से ये डक्ट आई। तो दिस इज द डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरेथ्रा भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मेल में काफ़ी लॉन्ग होता है। मैंने कई बार ये बात कही भी है कि मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जब हम लोग किडनी वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है वो काफ़ी, या फिर यूरेथ्रा काफ़ी लंबी होती है। और ये कहाँ खुलती है? पेनिस में, या पेनिस का जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे खुलती है एक ओपनिंग के द्वारा। उसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। तो अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ अगर मेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया। मेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट इज़ द पेनिस, ठीक है। सो दिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया। ये आया यूरिनोजेनाइटल डक्ट और यहाँ पे मेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया है। और दिस इज़ द, जो ये पेनिस का जो सोलेन पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस सोलेन पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस, ठीक है। और यहाँ पे पेनिस के लास्ट जो टिप होता है वहाँ पे कुछ लूज फोल्डिंग ऑफ स्किन होती है जिसको हम लोग कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं? फोर स्किन। लूज फोल्डिंग ऑफ वी कैन से स्किन, दैट इज द फोर स्किन, या फिर प्रेप्यूज भी कहते हैं इसको, प्रेप्यूज। यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, प्रेप्यूजियल ग्लैंड, जो स्मेग्मा सिक्रेट करते हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने जा रही हूँ क्योंकि अभी आपको वन शॉर्ट लेक्चर तेज़ी से पढ़ना है, तो आप इस तरीके से कवर करिए। ये चीज़ें जो है ये आएंगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यहाँ पे एक ओपनिंग में ओपन होंगी जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मेटस। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। एंड दिस इज़ द पेनिस। दिस इज़ द पेनिस जो कि एक्सटर्नल जेनिटैलिया है, मेल का एक्सटर्नल जेनिटैलिया है। आर यू गेटिंग? सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार इसको ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो सारे पार्ट हैं उनका अरेंजमेंट कैसे है वो एक बार मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ। देखिए टेस्टिस के अंदर तो सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, वासा इफ्रेंसिया तक था, इपिडिडाइमिस, और दिस इज़ द वास डिफरेंस जो पहली बार एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है, ऐसी डक्ट है। ये यूरिनरी ब्लैडर से एक यू टर्न लेती है, लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिलने के बाद ये यही सेम एजैकुलेटरी डक्ट कहलाने लग जाती है। और ये एजैकुलेटरी डक्ट आपके यूरेथ्रा में ओपन होता है तो इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहने लगते हैं। और यूरिनोजेनाइटल डक्ट की अंतिम ओपनिंग जो है इसको हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों पास होता है। सोलेन पार्ट ऑफ पेनिस को हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं और इसके जो लूज फोल्डिंग ऑफ स्किन है उसको हम लोग फोर स्किन या प्रेप्यूस कहते हैं। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटैलिया। ओके, अब हम लोग एक एक चीज़ को, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप, ये मैं रब कर रही हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटैलिया। पेनिस में कुछ एरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि
जो कि पेनिस के एरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो एरेक्टाइल टिश्यू उसको हम लोग कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा एंड कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। दीज आर द इरेक्टाइल टिश्यूज ऑफ पेनिस विच हेल्प इन एरेक्शन ऑफ पेनिस, और पेनिस अगर एरेक्ट है दैट विल हेल्प इन द इंसेमिनेशन, सीमेन रिलीज करने में, या वी कैन से सीमेन को फीमेल वेजाइना में रिलीज करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग जो एक्सेसरी ग्लैंड हैं वो कौन है, एक तो है सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये पेयर्ड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, जो सेमिनल वेसिकल है वो 60% सीमेन बनाता है, और ये जो है ये दोनों मिलके क्या करते हैं 30% सीमेन का पार्ट रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से कितना हो गया 90%। लेकिन ये जो फ्लूइड सिक्रीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पर्म नहीं है, स्पर्म तो ये नहीं ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेमाइनल स्पर्म कहाँ से आ रहा है, टेस्टिस से आ रहा है। सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म 10% के आसपास होता है, ये मिलके बनाते हैं सीमेन, ठीक है ना। तो सीमेन में आप टेस्टिस का रोल है, ठीक है। टेस्टिस का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया। स्पर्म को वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी वास डिफरेंस ने लेके गया, और वास डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन तीनों ने मिलके सेमाइनल प्लाज्मा बनाया, और फिर वो स्पर्म के साथ मिलके उसको हम क्या कहते हैं, सीमेन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ आप याद ध्यान दीजिएगा, ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा में। इसके अलावा फ्रक्टोज होता है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो जो सेमाइनल प्लाज्मा है, और एक्चुअली फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल रिलीज करता है, फ्रक्टोज रिलीज करता है। मेरी एक बात को बहुत अच्छे से आप लोग ये समझिएगा कि फ्रक्टोज ह्यूमन बॉडी में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रक्टोज प्रोड्यूस होता है, वो है सेमिनल वेसिकल। फीमेल में वो भी नहीं है, फीमेल फ्रक्टोज कहीं प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इसलिए कभी कभी रेप केसेस के दौरान फ्रक्टोज टेस्ट किया जाता है, कंफर्मेशन करने के लिए कि रेप हुआ है या इंसर्शन हुआ है कि नहीं। तो फ्रक्टोज टेस्ट अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मिला, फ्रक्टोज मिला, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे सीमेन रिलीज हुआ है, ठीक है। क्योंकि फ्रक्टोज केवल एक ही जगह पे पाया जाता है, वो है सेमिनल वेसिकल, सीमेन में, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगेन वही सारी चीज़ें हैं। पहला हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या पार्ट वटेवर, ठीक है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, ओवरी इज पेयर्ड, है ना, ओवरी कैसी होगी, पेयर्ड होगी, ओके। सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट में यहाँ पे फिर क्या क्या आएगा उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये हो गई एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट हो गए। इसके अलावा आपके जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मैमरी ग्लैंड, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट में क्या आएगा, फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा। अभी हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फेलोपियन ट्यूब आ जाएगा जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। हर एक ओवरी से एक डक्ट आएगी, तो ये भी पेयर्ड होगा। ओविडक्ट क्या होता है, पेयर्ड होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दूँ। इसके बाद यूटरस आ जाएगा, यूटरस को भी एक डक्ट ही मानते हैं। थर्ड आपका सर्विक्स आ जाएगा, और फोर्थ आपका वेजाइना आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द एक्सेसरी डक्ट। फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, दैट इज द वल्वा।
और इसमें क्या क्या आता है, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, ठीक है, लेविया माइनोरा, ओके, क्लैटोरिस और हाइमेन। कहीं कहीं वेस्टिब्यूल भी दिया रहता है, लेकिन वेस्टिब्यूल उसी के अंदर आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, एक एडिशनल स्ट्रक्चर है वेस्टिब्यूल, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, वेस्टिब्यूल एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज द मेमोरी ग्लैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओवरी के बारे में अगर हम बात करें तो ओवरी जो है वो कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में है ना, एब्डोमिनल कैविटी में है। तो ओवरी और ये एक्सेसरी डक्ट को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड को अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग ओवरी का स्ट्रक्चर। तो ओवरी क्या है, फीमेल गोनेड है जो क्या प्रोड्यूस करेगा, एग। ओवरी में एग प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था जैसे ये क्या है, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए अगर मैं एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं, ध्यान से समझना इसको, तो ये हो गया हमारा दिस इज एक्चुअली ब्रॉड स्ट्रक्चर। इसको आप ध्यान से समझिएगा। सेम ऐसा है, यहाँ से लगी रहती है ओवरी, ठीक है, ये है यूट्रस। अब चलिए मैं एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसको आप ध्यान से समझेंगे एकदम अटेंटिव होके। दिस इज द ओवरी। हमारी जो ओवरी होती है ना, हमारी जो ओवरी होती है वो यूटरस से और हमारे पेल्विक रीजन से दोनों से जुड़ी होती है लिगामेंट के थ्रू। यूटरस और पेल्विक रीजन से दोनों से जुड़ी होती है लिगामेंट के थ्रू, ठीक है। दिस इज द ओवरी। ये क्या है, यूटरस है। यूटरस में हमें 3 लेयर देखने मिलता है। एक तो आपको पता है इस तरीके से यूटरस में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। और सेम यहाँ से भी आपको ऐसे 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 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये है ओवरी। ओवरी एग रिलीज करेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा। ओवरी के बाद ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जो पहला पार्ट होता है, इसको हम लोग, जो ब्रॉड पार्ट है जो ओवम को रिसीव करेगा, एग को रिसीव करेगा, इसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, तो ये पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, दैट कंटेन्स फिम्ब्री। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्री। इसमें क्या होते हैं, फिम्ब्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फिम्ब्री। ओके, आर यू गेटिंग दिस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला। ये है इस्थमस। तो हमारा ये तीनों मिला के क्या हुआ, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में 3 पार्ट आ गया, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। यूटरस में हमें 3 स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, 3 लेयर है। पहली बाहर की लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। ये जो अंदर की लेयर है ये होती है आपकी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यूटरस की लेयर में बना रही, यूटरस को हम लोग वुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वुम भी कहते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम जो मेम्ब्रेनस होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेनस। सब चीज़ें नोट करना, एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चीज़ें मैं बता रही हूँ। दिस इज द यूटरस। मायोमेट्रियम जो होती है वो मस्क्यूलर होती है, मस्क्यूलर, काफ़ी मोटी लेयर होती है। कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल। और सबसे अंदर की जो लेयर है, अंदर की जो सबसे लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर होती है, काफ़ी ग्लैंड होते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसका कत्लेआम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब जो मैं चीज़ें बोलने जा रही हूँ उसको आप नोट करेंगे। मायोमेट्रियम में ड्यूरिंग द पार्च्यूरेशन, डिलीवरी के दौरान जो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है आपकी यूटरस में, वो मायोमेट्रियम में होता है। और एंडोमेट्रियम में चेंजेस कहाँ आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान साइक्लिक चेंजेस आते हैं वो कहाँ होता है, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम की वॉल वी कैन से वहाँ की वॉल की शेडिंग होती है ड्यूरिंग द ब्लीडिंग, ओके। तो 3 लेयर हमने बता दिया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ओके। फिर यहाँ से ये वाला जो ब्रॉड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन यूट्रस की एंड पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं, सर्विक्स। ये लाइन जो है, ये जो कैनाल दिख रही है सर्विक्स के नीचे, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। और ये पार्ट आपको दिखा यहाँ पे शुरू हो जाता है वेजाइना। तो बात समझ में आ रही है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के हम कहते हैं बर्थ कैनाल। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बर्थ कैनाल। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे। ओवरी और ये सारे के सारे एक्सेसरी जो पार्ट हैं, एक्सेसरी डक्ट हैं। एक्सेसरी डक्ट में क्या आएगा, ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स और वेजाइना, ओके। और जो ओवरी है उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब हम लोग फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये 3 चीज़ें याद होने, पेरीमेट्रियम मेम्ब्रेनस होती है, मायोमेट्रियम मस्कुलर होती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है। वेजाइनल कैनाल प्लस सर्वाइकल कैनाल मिलके हम इसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वी कैन से फीमेल जो ओवरी और इसका जो एक्सेसरी डक्ट है, ओके। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या बताया था मैंने, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग कहते हैं, जेनिटेलिया को हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा। कौन कौन सा स्ट्रक्चर बताया था, मैंने बताया था मॉन्स प्यूबिस है, लेविया मेजोरा है, ठीक है। और इसके बाद जो है क्लाइटोरिस है, और क्या है, मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। तो सबसे पहले देखिए, मैं अगर एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दूं, ध्यान से इस चीज़ को समझना। तो जो फीमेल का जो पेल्विक रीजन में क्या होता है, ये सबसे ऊपर यहाँ पे होता है, दिस इज द मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। दिस इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है, मॉन्स प्यूबिस को समझना है आप लोगों को। मॉन्स प्यूबिस पे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर्स होते हैं। जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, यहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है, वो कहाँ होते हैं, मॉन्स प्यूबिस। और मॉन्स प्यूबिस के जो स्किन होती है उसके नीचे काफ़ी मात्रा में फैट डिपॉजिट होता है। एक्चुअली दिस इज द फैटी लेयर, ठीक है ना। तो इट इज़ द फैटी लेयर विच कंटेन्स प्यूबिक हेयर्स। आर यू गेटिंग दिस। इसके नीचे ये क्या है, दिस इज द प्यूबिक हेयर। इसके नीचे एक मोटी सी स्किन की फोल्डिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं लेविया मेजोरा। दिस इज द लेविया मेजोरा, ठीक है, लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा, ये इसके बाद यहाँ पे एक पतली स्किन की फोल्डिंग होती है। लेविया मेजोरा से जो पतला होता है इसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। और जो ये लेबिया मेजोरा का यहाँ तक हो गया स्पेस, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। दिस ऑल्सो कंटेन्स हेयर्स। यहाँ पे भी क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हेयर होते हैं, ठीक है। दिस इज द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर एक डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। अभी हमने आपको बताया था वेस्टिब्यूल इंक्लूड नहीं किया एनसीईआरटी में, बट यू हैव टू नो कि इस डिप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। एकदम लोअर पार्ट पे क्या होती है, वेजाइनल ओपनिंग। और इसके जस्ट ऊपर दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग। मैंने आपको बताया था कि फीमेल में वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग दोनों अलग अलग होती है। सो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग एंड दिस इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, ओके। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो वर्जिन, ऐसा माना जाता है कि जो वर्जिन फीमेल होती हैं उनमें जो वेजाइनल ओपनिंग है पार्सली कवर्ड विद अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हाइमन। क्या कहते हैं, हाइमन, ठीक है। और इट इज़ बिलीव्ड कि जो हाइमन होता है दैट इज एक्चुअली टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स,
मतलब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स के दौरान हाइमन क्या होता है, टॉर्न होता है। तो इसको लोग वर्जिनिटी का सिंबल मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाइमन अगर मतलब हाइमन टॉर्न होता है तो ब्लीडिंग होती है। तो ऐसा लोग मानते हैं कि ब्लीडिंग नहीं हुई फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान तो दैट इज़ नॉट वर्जिन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइमन की जो लेयर होती है वो कई वजह से जो है रप्चर हो सकती है, जैसे विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज हुआ या फिर स्पोर्ट हुआ या रेसिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, इसके दौरान भी क्या हो सकता है, ये रप्चर हो सकता है। तो और समटाइम्स ये है कि इंटरकोर्स के बाद भी हाइमन की लेयर इंटैक्ट पड़ी रहती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है वर्जिनिटी का सिंबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं, आज भी ढेर सारे ऐसे रिलीजन हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे ये काफ़ी इशू होता है इसका, ठीक है। लेकिन ये जो है हाँ, ये वेजाइनल ओपनिंग को पार्सली कवर किए रहता है। अब ध्यान देना है आपको, जहाँ पे लेविया माइनोरा आपस में जो इसकी जो जंक्शन पॉइंट है और यूरेथ्रा ओपनिंग के जस्ट ऊपर, यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक एरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, ठीक है ना। मेल के पेनिस के होमोलॉगस माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो एरेक्टाइल टिश्यू। ये भी पार्सली कवर्ड होता है किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये जो आपकी ये माइनोरा की जो अपर पार्ट होती है लूज होती है, प्रिप्यूस कहते हैं। ये फीमेल फोर स्किन कहते हैं। तो ये भी पार्सली कवर्ड होता है, ये पूरा जो है आउटसाइड से ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो क्लाइटोरिस क्या है? दैट इज एरेक्टाइल टिश्यू। वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। इसी को हम कहते हैं बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या फिर बर्थोलिन ग्लैंड। क्या कहते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो यहाँ तक चीज़ें अब शायद आपको समझ में आ चुकी होंगी कि दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम लोग काफ़ी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, हमें फास्ट पढ़ना पड़ेगा। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है? इसको हम लोग वल्बा कहते हैं। और यहाँ पे मॉन्स प्यूविस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड। जो एक और चीज़ बचा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। आपकी बुक में थोड़ा बहुत हॉज पॉज दिया हुआ है, मैं इसको ड्रॉ करके बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेमरी ग्लैंड इज पेयर्ड है, दैट इज़ द ब्रेस्ट, और दिस इज़ द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। एक्चुअली ये क्या होता है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था। इस स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। अगर मैं एक मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है जहां पे आपको एक एक चीज समझना होगा। दिस इज द ब्रेस्ट, ओके। अब मेमरी ग्लैंड में ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द निप्पल। और यहाँ पे एक डार्क पिंक कलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एरियोला। क्या कहते हैं? एरियोला। दैट इज सेंसिटिव टू टच। एक्चुअली ये टच के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बेबी सक करता है तो यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मिल्क एजेक्शन को प्रमोट करता है। सो एरियोला इज सेंसिटिव टू टच। अब देखिए, जो ब्रेस्ट है या मेमरी ग्लैंड है, यहाँ पे 15 से 20 कुछ ऐसे लोब्स पाए जाते हैं, 15 to 20 लोब्स, जिसको हम कहते हैं मेमरी लोब्स। क्या कहते हैं? मेमरी लोब्स। ये कितने होते हैं? 15 to 20 होते हैं। इस मेमरी लोब के अंदर याद रखना, एक एक चीज़ सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, सीक्वेंस पूछा जाता है। इस मेमरी लोब के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स मैं ऐसे बता दूं, दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स, काफ़ी सेल्स आपस में ऐसे ऐसे बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की कैविटी को कहते हैं ल्यूमन या एल्वियोलस कैविटी। और इसमें ये मिल्क सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन यहीं पे होता है। मिल्क प्रोडक्शन यहीं पे होता है। मेरी बात को अच्छे से समझना।
मिल्क प्रोडक्शन यहीं पे होता है और ये ल्यूमन में जाके स्टोर होता है। कहाँ पे? ल्यूमन में स्टोर रहता है। एक्चुअली देखिए, जब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है यहाँ पे कुछ एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। जो एडिपोज टिश्यू है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जो एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का रोल है ना, यहाँ पे एस्ट्रोजन का रोल है, वो एडिपोज टिश्यू के डिपोजिशन में रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी के दौरान ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है। तो ये क्या हो गया? मेमोरी लोब, फिर उसके अंदर एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई से कुछ छोटी छोटी डक्ट्स निकली रहती हैं, ठीक है। मिल्क जो आपस में लेके आ रही हैं, इस छोटी छोटी डक्ट्स को हम लोग कहते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। दिस इज़ द मेमोरी ट्यूब्यूल। और ये सारी छोटी छोटी डक्ट आपस में मिल के एक बड़ी डक्ट बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी डक्ट। सो दिस इज़ द मेमोरी डक्ट। ये क्या होगी? मेमोरी डक्ट। अब एक मेमोरी डक्ट, ठीक है, दूसरी मेमोरी डक्ट और तीसरी मेमोरी डक्ट मिलके एक बड़ी डक्ट बनाती हैं, एक बड़ी डक्ट बनाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक से दूसरे से तीसरे से, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी जो डक्ट बनी मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला, या हाँ इस तरीके से, इसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला से कुछ डक्ट निकलती हैं, फाइन डक्ट निकलती हैं, जो फाइनली आके निप्पल्स में ओपन होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। तो आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? एक एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेना है। हमने क्या बताया था? मेमोरी लोब हो गया, मेमोरी जो है सबसे पहले क्या है? मेमोरी लोब सीक्वेंस याद रखना। मेमोरी लोब 15 से 20 हैं, फिर एल्वियोलाई है, इसके अंदर सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा रोल है? जल्दी से बताइए। मिल्क प्रोडक्शन, देखिए ब्रेस्ट एक टारगेट है जिस पे कई सारे हार्मोन एक्ट करते हैं। इन हार्मोन को हम लोग कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। मैंने हार्मोन पढ़ाते टाइम आपको बताया था। एस्ट्रोजन जो है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है क्योंकि एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन। फिर मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन है, एल्वियोलाई सेल। मिल्क सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन है ना। ढेर सारे इन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? जो एक ही टारगेट पे एक्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन, ठीक है। फिर देखिए मेमोरी लो, फिर एल्वियोलाई से फाइन डक्ट निकली, मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर ढेर सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके एक डक्ट बनाती हैं, मेमोरी डक्ट। और ढेर सारी मेमोरी डक्ट मिलके एक मेमोरी एम्पुला बनाते हैं, और मेमोरी एम्पुला से जो डक्ट निकलती है उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, शायद मैं स्लो बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखेंगे गैमीट फॉर्मेशन। और गैमीट फॉर्मेशन में हमें ये पता है कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल में oogenesis होगा। तो एक चीज़ आप ये समझना कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान से स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल काफ़ी चालाक है। फीमेल में oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाता है। मैं ये चीज़ें आगे डिस्कस करूँगी। तो फीमेल में क्या होता है? oogenesis, मतलब oogenesis की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाता है, जबकि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद से शुरू होता है, ठीक है ना। मतलब जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है तब शुरू होता है। तो पहली चीज़ हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए एक चीज़ आप बताइए मुझे, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। ये क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन। अब रिकॉल करिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की सेल थी, एक था जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा था सर्डोली सेल।
ठीक है। एक था स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल और दूसरा था सर्टोली सेल। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, जर्म सेल है, या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल, ये काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करेंगे और अपने नंबर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे। ये माइटोटिक डिवीज़न करेंगे और अपने नंबर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे कौन सा डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, ठीक है ना, माइटोटिक डिवीज़न हुआ और नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो ये क्या हो गए, स्पर्मेटोगोनिया ये भी हैं, ये सब 2n है, 2n है। फिर सबसे पहला फेज़ माइटोटिक डिवीज़न होगा, ठीक है। अब इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को मैं लेके चल रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ फेज़ में एंटर करेगा और बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ये केवल ग्रोथ हुई इसमें और इसने प्राइमरी, मैं एक लेके चल रही हूँ, तो ये भी क्या है, 2n है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला रिडक्शन डिवीज़न होगा, रिडक्शन डिवीज़न फर्स्ट, मतलब मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। तो एक दो सेल बनेंगी, तो ये अच्छा, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, तो ये n हो गया, ये n हो गया, ये बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब अगला मतलब मियोसिस सेकेंड करेगा रिडक्शन से डिवीज़न से। ये फर्स्ट था, ये भी मियोसिस सेकेंड करेगा, तो मियोसिस सेकेंड किया तो यहाँ पे क्या बना, दो सेल इन्होंने बनाया, दो सेल बनाया और इसको हम लोग इस तरीके से एक से फाइनली 4 बन गए। इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स। ये भी इनकी प्लॉइडी भी n है, ये भी n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n है, स्पर्मेटिड n है। अब यहाँ पे मार्फो ये वी कैन से ये होगा आपका डिफरेंशिएशन होगा और हर एक इस पर देखिए स्पर्मेटिड जो है ना, वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं उसको, हम टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रहा है, टेडपोल से फ्रॉग बनने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग में है, ज़ुबान पे भी है, निकल नहीं रहा है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड। आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ की भी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। तो ये हो गया स्पर्म। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बने। दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। ये क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। प्लॉइडी पूछता है कि भाई 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, कितने स्पर्म बनेंगे। प्लॉइडी पूछेगा, क्रोमोसोम नंबर पूछेगा, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अब देखिए इसका, अब ध्यान से समझना है। स्पर्म बन गया, स्पर्म को किसने बनाया, जर्म सेल ने बनाया ना। जैसे ये सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोसाइट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बड़ी वाली सेल को हम लोगों ने क्या कहा था, सर्टोली सेल कहा था। इसको हम लोगों ने सर्टोली सेल कहा था, बड़ी वाली सेल को। और छोटी सेल जो थी जर्म सेल, इसी ने स्पर्म बनाया। तो अब जब स्पर्म बन जाएगा ना, तो स्पर्म ऐसे इसका हेड, ये सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, इसका हेड इससे सर्टोली सेल से ऐसे लगा रहेगा, तो इसको ये क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। कौन, सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। एक और चीज़ आपको ये जानना है कि यहाँ पे जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर जब स्पर्म बन गया है तो अभी भी ये कहाँ पे है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है, अभी भी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। यहाँ से स्पर्म निकलेगा, फिर रिटे टेस्टिस में जाएगा, फिर वाजा एफ्रेंसिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वाज डिफरेंस। सीक्वेंस को समझिए। तो अभी जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होगा ये स्पर्म, इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन।
स्पर्मिएशन का मतलब है, ध्यान समझना, स्पर्मिएशन का मतलब है, स्पर्मिएशन का मतलब है, ध्यान समझिएगा, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। Are you getting the? This is all about the gametogenesis, spermatogenesis. So spermiogenesis का मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, ठीक है ना, और फिर रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज द स्पर्मिएशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखेंगे इसका हार्मोनल कंट्रोल क्या है। हार्मोनल कंट्रोल में देखिए, हार्मोनल कंट्रोल और क्या है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का, यहाँ पे 2 हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो हाइपोथैलेमस से आपको पता है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर सिक्रेट करता है, कौन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ सिक्रेट होगा, हाइपोथैलेमस से, और इसका टारगेट कौन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, और एंटीरियर पिट्यूटरी इन टर्न कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन्स कौन कौन है बताइए मुझे, FSH है और LH है, LH है और FSH है। LH फॉलिकुलर, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और LH को ही हम लोग ICSH कहते हैं मेल में, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि LH का टारगेट होता है लेडिक सेल। कौन होता है, लेडिक सेल। लेडिक सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, और LH इसको टारगेट करके बनाता है एंड्रोजन। क्या बनाता है, एंड्रोजन, और मेल एंड्रोजन इज द टेस्टोस्टेरोन। आर यू गेटिंग दिस। FSH का टारगेट है सर्टोली सेल। कौन है, सर्टोली सेल। FSH का टारगेट है सर्टोली सेल। FSH और क्या करता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को भी के नंबर को इंक्रीज करने में रोल प्ले करता है। यहाँ से कुछ इसको कुछ सर्टेन फैक्टर सिक्रेट करने को, सर्टेन फैक्टर यहाँ से सिक्रेट होता है, सर्टेन फैक्टर लाइक ABP, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि, अच्छा, एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है ना, और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प कराता है, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। अब हम लोग मेल स्पर्म के बारे में देख लेते हैं, तो जो हमारा मेल स्पर्म होता है, वन इजैकुलेशन के दौरान एक बार जो सीमन रिलीज होता है, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म जो हैं वो रिलीज होते हैं। वन इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियंस स्पर्म रिलीज होते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन, पिछले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, पॉलन ग्रेन मिलियंस होते हैं, जबकि फीमेल गैमीट केवल एक होती है। ओव्यूल केवल एक ही था, एम्ब्रियो सैक केवल एक ही था, तो फीमेल गैमीट केवल एक ही होगी। और जिसमें से 60% जो है वो नॉर्मल शेप साइज़ के होने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। नॉर्मल शेप साइज़ के होने चाहिए, 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज़, नहीं तो फिर कभी एजोस्पर्मिया हो जाता है, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें से 40% विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए, ज़्यादा से मतलब विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी इनकी होनी चाहिए। एक स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपरी वाला जो पोर्शन है ये हो जाता है हेड, इसके बाद छोटा सा नेक, फिर एक मिडिल रीजन, और मिडिल रीजन के बाद एक इसका ये हो गया टेल या फिलामेंट, ठीक है। समझने के लिए आप बस देख लीजिए। तो दिस इज़ द हेड के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अपर पार्ट को एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ये नेक हो गया, नेक, और यहाँ पे मिडिल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट स्पाइरल होता है, और ये हो गया टेल या फिलामेंट। तो इतने पोर्शन होते हैं मेल स्पर्म में। आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? तो दिस इज एक्रोसोम हेड। एक्रोसोम जो है फीमेल एग को पेनिट्रेट करने में रोल प्ले करता है, अभी हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। और हेड, नेक, मिडिल रीजन,
मिडिल रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और फिलामेंट उसकी मोटिलिटी में रोल प्ले करता है। बहुत टाइम लग रहा है यार। माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट स्पाइरल होता है, इसको नेबेन कर्न कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब आने के चांसेस नहीं है। तो नेबेन कर्न, ऐसे अरेंजमेंट को हम नेबेन कर्न कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। कम टू द oogenesis। oogenesis थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। oogenesis में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। oogenesis का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis, ठीक है। और oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मदर प्रेग्नेंट है, उसके वोम में, उसके यूटरस में एक बेबी गर्ल है। तो जब बेबी गर्ल जो है उसके अंदर जब ओवरी बन जाता है, तो ओवरी बनने के बाद से ही वो oogenesis करने लगती है। oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। सोचिए लड़कियां कितनी परिश्रमी होती हैं, खाली बैठने, फालतू बैठने से अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए, है ना। जहाँ पे मेल बेबी जो आराम करता रहता है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फीमेल बेबी जो है oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो oogenesis की प्रोसेस बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ये सब पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए होता क्या है, जैसे अगर मैं एक ओवरी का स्ट्रक्चर बना दूं, तो ओवरी का स्ट्रक्चर ये है, ओवरी में 2 पार्ट होते हैं। बाहर के पार्ट को हम लोग कहते हैं, आपको पता है कहीं भी है कोई बाहर का पार्ट, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के पार्ट को हम लोग मेड्यूला कहते हैं या स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में काफ़ी टाइप के सेल्स भरे होते हैं, ये हमें पता है। तो इसी तरीके से जो फीमेल बेबी होती है, फीमेल बेबी में मैं ये एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ और आप इसे अच्छे से समझेंगे। बिफोर बर्थ इसके अंदर क्या हो रहा है। बिफोर बर्थ मतलब जब ये एम्ब्रियो है, ठीक है, तो ये रही इसकी ओवरी में ये मिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पे बनने लग जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं oogonia। क्या कहते हैं, oogonia। ये स्ट्रोमा है ना, मेड्यूला, स्ट्रोमल सेल्स हैं, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऐसे oogonia बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली कपल ऑफ मिलियन दिया हुआ है, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, 2 मिलियंस पर ओवरी। एक ओवरी में 2 मिलियन oogonia बन। अब सोचिए कितनी मेहनत कर रही है फीमेल बेबी, है ना। 2 मिलियन oogonia यहाँ पे बन जाता है। अब जैसे स्पर्मेटोगोनिया था, तो उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। इसी तरीके से ये oogonia जो है ना, oogonia क्या होगी, यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा सा इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगी, और ये बना लेगी प्राइमरी oocyte। दिस इज द प्राइमरी oocyte, मतलब इसने प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया oogenesis की। तो ये एक प्राइमरी oocyte बन, मतलब मैं एक लेके चल रही हूँ, होगा हर जगह, ये हर एक जो है पूरी की पूरी ओवरी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, दोनों ओवरी में हो रही हैं। हर एक oogonia एक प्राइमरी oocyte बना लिया। अब प्राइमरी oocyte क्या होता है, 2n होता है ना। प्राइमरी oocyte मियोसिस भी शुरू कर देती है। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो है, मेरी बात को अच्छे से समझना, मियोसिस फर्स्ट शुरू होती है, प्रोफेज फर्स्ट में जाती है, और वहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में वो अरेस्ट हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हो पाती। मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाती है। ये यहीं पे अरेस्ट है। ये मतलब ये जो प्राइमरी oocyte बना है ना, ये प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज, इसने लेप्टोटीन कर लिया, जाइगोटीन कर लिया, क्रॉसिंग ओवर कर लिया, ठीक है, लेकिन डिप्लोटीन में आया तब तक यहाँ पे ये प्रोसेस अरेस्ट होगी। अब ये इसी स्टेज में पड़ा है ये प्राइमरी oocyte। अब फीमेल को लग रहा है कि भाई अब और क्या काम करें, तो इसको खाली बैठना पसंद नहीं है। सोचिए कितनी चालाक है फीमेल बेबी, वो खाली बैठना पसंद नहीं करती, और वो क्या करती है, ये जो प्राइमरी oocyte है, बिफोर बर्थ की बात मैं कर रही हूँ, प्राइमरी oocyte
ठीक है ना। इसके चारों तरफ जो अरेस्टेड है, इसके चारों तरफ स्ट्रोमा की कुछ सेल्स कलेक्ट करने लग जाती है। स्ट्रोमा से कुछ सेल है उसको कलेक्ट करके अपने आप को, कितनी प्रोटेक्टेड है ये, जन्म से पहले से अपने आप को बचा रही है ना। प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है ना, हर जगह प्रोटेक्शन चाहिए इसको, ठीक है, बहुत कीमती चीज़ है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, और इसने अपने चारों तरफ कुछ सेल्स कलेक्ट कर लिए, इसको हम लोग कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। क्या कहते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम दे दिया? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, और ये प्राइमरी फॉलिकल कितने हैं? मिलियंस हैं। कितने हैं? मिलियंस हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल ऐसे बचे रहे। अब बेबी का बर्थ हो गया, यहाँ प्यूबर्टी आ गई, ये प्यूबर्टी है, ये लाइन मैंने प्यूबर्टी लगा दी, और ये क्या है? आफ्टर प्यूबर्टी, या प्यूबर्टी जो वी कैन से ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी के दौरान की चीज़ें हैं। अब बेबी का बर्थ हो गया, मान लीजिए ये बर्थ हो गया, ठीक है। अब बर्थ हुआ, वो 10 साल की हुई, 12 साल की हुई, 13 साल की हुई, ठीक है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बने हुए हैं, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल हैं, लेकिन ये प्राइमरी फॉलिकल जन्म के बाद से डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्यूबर्टी आते आते ये प्राइमरी फॉलिकल, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, दिस इज़ व्हाट द प्राइमरी फॉलिकल केवल 60 to 80 के बचते हैं पर ओवरी। प्रिमोर्डियल ये प्राइमरी फॉलिकल है ना, मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte। जैसे ही अब प्यूबर्टी है, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या करेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसने अब यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte फर्स्ट मियोसिस में अरेस्ट था, वो बिफोर प्रायर टू ओव्यूलेशन के जैसे, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले इसका प्राइमरी जो है वो oocyte, सेकेंडरी oocyte, मतलब इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। मैं इसको ध्यान से समझा रही हूँ, समझिए। अब क्या होता है? 60 to 80 के बचा हुआ है, यहाँ पे ये कुछ और लेयर ऑफ सेल्स बना लेती है, ग्रैनुलोसा सेल की और लेयर बना लेती है, प्राइमरी oocyte में बना दिया, जिसको यहाँ पे न्यू लेयर को हम लोग कहते हैं, ये ग्रैनुलोसा सेल थी, देखिए ग्रैनुलोसा थी, जो नई सेल बनती है उसको हम लोग कहते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका। और ये अभी भी ये क्या है? प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte 2n है, और इस सेल को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी फॉलिकल में एक और लेयर ऐड हो गई उसके चारों तरफ, जिसको हम कहते हैं थीका। ओके, आर यू गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग? ओके। अब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब ये चलता है, ये मैं इधर बना दे रही हूँ, देखिए। अब क्या होता है? अगले स्टेज में ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में डिवाइड हो जाता है, तो अब क्या होता है? एक हो गया आपका थीका एक्सटर्ना, ध्यान समझना, एक हो गया थीका इंटरना, फिर एक हो गई ग्रैन्युलोसा, ठीक है। इसके अंदर है ये प्राइमरी oocyte, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है, और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम, ठीक है, एंट्रम। इसको हम लोग कहते हैं टर्सरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? टर्सरी। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब इसका मैच्योरेशन है ना। प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है, टर्सरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है अभी, लेकिन टर्सरी फॉलिकल इज द स्टेज जहाँ पे प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और वो सेकेंडरी oocyte में और एक पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब टर्सरी फॉलिकल ही वो स्टेज है जहाँ पे अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहाँ कंप्लीट होगा ना, जो अरेस्ट था, यही वो स्टेज है जहाँ पे इसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, और ये सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है,
है ना। लेकिन टर्सरी फॉलिकल वो स्टेज है जहाँ पे प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले होती है ये चीज़। अब बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte, मान लीजिए यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया, दिस इज द सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बना, एक पोलर बॉडी। क्योंकि देखिए वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी। क्योंकि देखिए वही आगे चल के एग बनाने जा रहा है और एग से ही एम्ब्रियो बनेगा, तो एक ही एग बनना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो एम्ब्रियो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है, ठीक है। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, एन हो गया। अब सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब होगा, मियोसिस सेकेंड यहाँ तब होगा जब स्पर्म इसको फ्यूज़ करेगा। जब स्पर्म मतलब ओवरी से जो रिलीज होता है ओव्यूलेशन के दौरान, वो सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। और सेकेंडरी oocyte जो है वो हम कह सकते हैं कि एग में तब कन्वर्ट होगा जब उसको स्पर्म फ्यूज़ करेगा, ठीक है। एग में तब कन्वर्ट होगा जब उसको स्पर्म फ्यूज़ करेगा, नहीं तो वो सेकेंडरी oocyte अगर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं किया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग में तभी कन्वर्ट होगा जब उसको स्पर्म फ्यूज़ करेगा। जब उसको स्पर्म फ्यूज़ करेगा तो वहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो सेकेंडरी oocyte को एग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो मियोसिस यहाँ पे पहली बार अरेस्ट हुआ, ध्यान से समझिएगा। मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हुआ था यहाँ पे, मियोसिस सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे ये मेटाफेज सेकेंड में जाते जाते अरेस्ट हो जाता है। और इसी स्टेज में वो ओव्यूलेशन हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है, और तभी ये ओवम में कन्वर्ट होगा जब इसको स्पर्म फ्यूज़ करेगा। तो ये हम लोगों ने चीज़ें पढ़ ली हैं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा oogenesis के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis मैंने बता दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको याद रखना। हालांकि इसको तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी जितना ज़रूरी है उतना आपको समझना होगा। तो चलिए एक बार इसको हम लोग और देख लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्राइमरी फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, टर्सरी फॉलिकल क्या है, चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं। तो नाउ कम टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 से 29 डेज़ का एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसमें जो है वहाँ पे यूट्रस की वॉल और ओवरी में कुछ चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट बार जब गर्ल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फर्स्ट साइकिल को हम लोग मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और लास्ट जो वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं डायग्राम बना दूं। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज होती है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेके 0 से लेके 5 दिन की साइकिल होती है, 5 से 7 दिन की, जिसमें ब्लीडिंग होती है। तो फर्स्ट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाती जा रही हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद सेकेंड फेज होती है फॉलिक्यूलर फेज। क्या होती है, फॉलिक्यूलर फेज। सेकेंड फेज होती है फॉलिक्यूलर फेज या पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसमें क्या होता है, ये आपका 5वें से लेके 13 दिन की प्रोसेस होती है, 13 डेज। जो 14 डेज की साइकिल होती है मिड में, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और आफ्टर 14 से लेके 28 डेज तक इसको हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज।
ल्यूटियल फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो देखिए 4 फेज बता दिया मैंने, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। 0 से 5 डेज, 5 से लेके 13 डेज फॉलिकुलर फेज, ठीक है। 14 डेज को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और 14 के बाद ये क्या है, ल्यूटियल फेज है। अब यहाँ पे किसका किसका रोल है उसको मैं बता दूँ आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन का रोल है, पिट्यूटरी हार्मोन LH और FSH। पिट्यूटरी हार्मोन जो है यहाँ पे ओवरियन साइकिल को अफेक्ट करते हैं, और ये है आपका ओवरियन हार्मोन, यहाँ पे ओवरियन हार्मोन है, और ओवरियन हार्मोन आपके यूटेराइन साइकिल को तो इनका इम्पैक्ट इस पे है, इनका इम्पैक्ट इस पे है, और इनका इम्पैक्ट इस पे है। मतलब एक कैसे कैसे ये होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, और उसके बाद मैं ये यूटेराइन की वॉल बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ द यूटेराइन वॉल, ये क्या है, आपकी यूटेराइन वॉल है, एंडोमेट्रियम, ये है आपकी एंडोमेट्रियम। देखिए जिस टाइम ब्लीडिंग हो रही होती है उस टाइम LH, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप एकदम अच्छे से इन चीज़ों को समझिएगा। FSH और LH का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। इस चीज़ को मैं पहले से बना ही दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये हो गया आपका FSH, LH को मान लेती हूँ मैं, और ये हो गया आपका FSH। तो चलिए मैंने ये बना दिया FSH और ये हो गया LH। इसके अलावा ओवरियन साइकिल में ये आपका फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, और ये आपका एकदम मैच्योर फॉलिकल है, ये आपका, फिर ये जो है कार्पस ल्यूटियम, एंड दिस इज द कार्पस एल्बिकल्स। ओवरियन हार्मोन में आपका ये है एस्ट्रोजन, और ये है आपका प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दिस इज द प्रोजेस्टेरॉन and this is the estrogen, this is the estrogen, these are the ग्राफियन फॉलिकल, और ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, और ये है कार्पस ल्यूटियम, और ये है कार्पस एल्बिकल्स। ये डायग्राम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए देखिए इस डायग्राम को समझते हैं हम लोग, और जल्दी जल्दी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हुआ क्या, जिस टाइम मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद LH और FSH का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। जब LH और FSH बढ़े, देखिए FSH जब बढ़ेगा तो FSH क्या करेगा, ओवरी में जो फॉलिकल प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करेगा। FSH क्या करेगा, ओवरी में फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, तो फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जब फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ तो देखिए यहाँ पे जो फॉलिकल है ना, ये बड़े होते चले जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा जो मेच्योर फॉलिकल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। बात समझ में आ रही है। जो मेच्योर फॉलिकल, उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte है ना, ग्राफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल बना था, अभी हमने बताया था, टर्सरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल है, तो ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, सेकेंडरी oocyte है। टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte में चेंज हुआ था, ये हमने आपको बताया। सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte भी अरेस्ट है मेटाफेज सेकेंड में, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकेंड में है। और देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जब FSH का लेवल काफ़ी बढ़ गया तो ग्राफियन फॉलिकल बन गया है ना, क्योंकि वो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर, यहाँ पे LH भी बढ़ रहा है, और LH और FSH जो 14 डे है उस पर काफ़ी पीक पे होते हैं, और LH इसको हम लोग कहते हैं LH सर्ज, और LH इज़ द मेन ओव्यूलेटरी हार्मोन। जब LH काफ़ी पीक पे चला जाता है तो उसी टाइम ओव्यूलेशन होता है। तो मेन ओव्यूलेटरी हार्मोन क्या है, LH है। उस टाइम FSH भी पीक पे होता है और LH भी
पीक पे होता है। अब जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ओवम सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाता है, तो इस एक येलो कलर बॉडी बनता है जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो देखिए सेम वही चीज़ है, फिर कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाता है तो कार्पस एल्बिकन बनता है। ये आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं इस डायग्राम को, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यहाँ पे पीक पे होगा, ठीक है ना, जहाँ पे कार्पस। अब ध्यान दीजिए, अब आपको पता है कि ये जो फॉलिकल, हमें पता है कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? फॉलिकुलर सेल से। तो जब फॉलिकुलर सेल बनना शुरू हुई तो उसने क्या रिलीज करना शुरू किया? एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे फॉलिकल सेल ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल है वहाँ पे एस्ट्रोजन काफ़ी तेज़ी से प्रोड्यूस होगा। सेम वही चीज़ है, प्रोजेस्टेरॉन किससे रिलीज होता है? कार्पस ल्यूटियम से। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा और इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? यूटराइन वॉल को मेंटेन करते हैं, यूटराइन वॉल को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, यूटरस की वॉल की थिकेनिंग को प्रमोट करते हैं। तो जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है वॉल थिकेनिंग बढ़ती जा रही है, और प्रोजेस्टेरॉन इस थिकेनिंग को मेंटेन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है, जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, ग्लैंड का जो है वो वी कैन से डेवलपमेंट करता है, जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करता है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है तो देखिए एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो काफ़ी थिक हो चुकी है, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो ये इसकी लेयर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो फिर से अगली साइकिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये मेंस्ट्रुअल फेज़ है, जहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं इसको हम फॉलिकुलर फेज़ कह रहे हैं, जहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है इसको ओवुलेटरी फेज़ कह रहे हैं, और जहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बना इसको हम ल्यूटियल फेज़ कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस डायग्राम मतलब LH, देखिए फिर से एक बार मैं बता दूं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH प्रोड्यूस हुआ तो फॉलिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया, LH सर्ज हुआ तो ओव्यूलेशन हुआ, फॉलिकल सेल्स जो है एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, और इनका इम्पैक्ट किस पे होगा? यूटरस पे होगा। तो दिस साइकिल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब अगली चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगली चीज़ पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए होता क्या है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे। कहाँ होता है? एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है। स्पर्म, देखिए फर्टिलाइजेशन में एक चीज़ मैं आपको ओवम का स्ट्रक्चर बना दूं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte कहेंगे इसको, ठीक है। देखिए सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है आपका एग या सेकेंडरी oocyte, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं ऊलेमा। क्या कहते हैं? ऊलेमा। इसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं? ज़ोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसके बाद कुछ सेल्स की लेयर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये जो सेल्स है ना कोरोना रेडिएटा की, वो आपस में एक कार्बोहाइड्रेट के द्वारा जुड़ी होती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं आपस में एक एसिड से जुड़ी होती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, और हाइल्यूरोनिक एसिड को कहते हैं एनिमल सीमेंट, क्योंकि ये सेल्स को जोड़ने का काम करती हैं। तो दिस इज द ओवम। एक्चुअली एक सेकेंडरी oocyte का ये स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी oocyte की खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम ऊलेमा कहते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे दो और लेयर हैं, एक जो ज़ोना पेल्यूसिडा है और एक कोरोना रेडिएटा है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जब इंसेमिनेशन हुआ, मेल ने अपना सीमेन डिस्चार्ज किया फीमेल वेजाइना के अंदर, तो वहाँ पे स्पर्म, अब देखिए ओवम जो है फैलोपियन ट्यूब में है। ओवम कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में। ओवरी ने एग रिलीज किया, ठीक है ना, ओवरी ने क्या रिलीज किया? एग रिलीज किया, या सेकेंडरी oocyte, वो कहाँ पे है? फैलोपियन ट्यूब में है। मेल का स्पर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि
क्योंकि ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं ये कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं। जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना दूँ कि दिस इज़ द ये फैलोपियन ट्यूब है सपोज करिए, और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज़ ओवम, और ये है स्पर्म। तो ये इसने क्या किया, इसने कुछ केमिकल सिक्रीट किया जिसकी तरफ स्पर्म क्या होता है, स्पर्म अट्रैक्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस। केमिकल की तरफ इसका अट्रैक्ट होना कीमोटैक्सिस। अब स्पर्म जब यहाँ पहुँच गया ना फैलोपियन ट्यूब में, तो यहाँ पे इसके स्पर्म के हेड में कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, इसके हेड में कुछ चेंजेस होते हैं, एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तब जाके ये फीमेल के एग को पेनिट्रेट कर पाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्म इन फीमेल फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के पहले स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या हुई, थर्ड प्रोसेस हुई एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में ये होता है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, कि अब यहाँ पे इसका जो मेल का स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है जो फीमेल की जो ये लेयर्स हैं उसको क्या करेगा, डिग्रेड। जैसे जो एक्रोसोम है ना वो सिक्रेट करता है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनाइडेज, हाइल्यूरोनाइडेज। जो हाइल्यूरोनाइडेज क्या करेगा, वो हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करेगा फीमेल के। वो जोनालाइसिन सिक्रेट करेगा, जोनालाइसिन वो जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करेगा, ठीक है, जोनालाइसिन। फिर अब एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे मिटा रही हूँ इसको। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद देखिए चौथा रिएक्शन ये होगा कि यहाँ पे अब जो मेल है इस तरीके से स्पर्म इसका यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगी। फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा जिसकी वजह से स्पर्म का न्यूक्लियस जो है ना वो आ जाएगा इसके अंदर, एग के अंदर। तो अब जो है इस फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू इसका न्यूक्लियस किसके अंदर आ गया, एग के अंदर आ गया। और यहाँ पे अब होती है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब ये होता है कि इसका इन दोनों का न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगा, ये मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस ये फ्यूज़ हो जाएगा तो बनेगा जाइगोट। और जाइगोट से फिर आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा या ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। तो अभी हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ ये है कि ये जो जोना पेलुसिडा है ये दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, दैट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। मतलब जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केवल एक ही स्पर्म को फैसिलिटेट करते हैं कि वो एग को पेनिट्रेट करे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्पर्म आ गए तो पॉलीस्पर्मी हो जाए। तो जोना पेलुसिडा क्या करती है, पॉलीस्पर्मी को रोकती है, ठीक है। और क्या होता है, अब आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। लेट मी चेक द टाइम, 10 मिनट टाइम तो और लगने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 मिनट में हो जाएगा। अब हम लोग आगे, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा तो अब क्या बनेगा, क्लीवेज होगा। क्या होगा, क्लीवेज। तो चलिए देखिए क्लीवेज में क्या होता है। क्लीवेज, ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्लीवेज में देखिए जाइगोट जो बना है ना, जाइगोट 2n है, ये 2n है, ये दिस इज द जाइगोट। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ, 2 सेल्ड स्टेज में आया ये, 2 सेल्ड, फिर 4 सेल्ड स्टेज में आया ये, ठीक है ना, फिर 8 सेल्ड स्टेज में आया ये, ठीक है, फिर ये 16 सेल्ड स्टेज में आया है ना। 8 से 16 सेल्ड स्टेज की स्टेज को हम लोग कहते हैं मॉर्यूला। क्या कहते हैं, मॉर्यूला। 8 से 16 सेल स्टेज वाली अवस्था को हम लोग कहते हैं मॉर्यूला, क्योंकि ये मलबेरी जैसा दिखता है, सहतूत के जैसा दिखता है, मलबेरी टर्म से आया है मॉर्यूला। फिर 16 सेल्ड स्टेज आगे चल के बनाएगा, मॉर्यूला के बाद आता है ब्लास्ट्यूला। ह्यूमन ब्लास्टूला को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट।
ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं ह्यूमन ब्लास्टुला को, मतलब 16 सेल्ड स्टेज के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला, और ह्यूमन ब्लास्टुला को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे ढेर सारी सेल्स बन चुकी हैं। ब्लास्टोसिस्ट की सेल दो तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट की सेल दो तरीके से अपने आप को अरेंज करती हैं। कुछ सेल्स बाहर एक लेयर बना लेती हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोडर्म, ट्रोफोडर्म क्या कहते हैं, ट्रोफोडर्म। और कुछ सेल्स यहाँ पे ग्रुप में ऐसे बन जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर है क्या है, वो ट्रोफोडर्म, ट्रोफोडर्म, ठीक है। और जो इनर है उसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इसी स्टेज में ये यूटरस की वॉल से अटैच हो जाती है। किससे, यूटरस वॉल से अटैच हो जाती है। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, इमेजिन करिए वहाँ से 2 सेल्स, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनते 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 अब वो यूटरस की जो वॉल है, एंडोमेट्रियम की वॉल, उसमें अटैच हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ यूटरस, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए ये जो है ना इनर सेल मास एक स्टेम सेल होता है। क्या होता है, स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब यही आगे चल के कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है, यही आगे चल के कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। स्टेम, इनर सेल मास इज द स्टेम सेल ऑफ द वी कैन से ब्लास्टोसिस्ट, और आगे चल के यही कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है। कैसे, इनर सेल मास 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। किसमें, पहले 2 लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बाद में सबसे बनती है मीजोडर्म। और यही तीनों लेयर मिलके सारे के सारे टिश्यू बनाते हैं एम्ब्रियो के। यही तीनों लेयर मिलके सारे के सारे टिश्यू बनाते हैं एम्ब्रियो के। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब एक और चीज़ आपको ये समझना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, तो अगली चीज़ हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखिए ये होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट यूटरस की वॉल से अटैच हो जाता है, मेरी बात को अच्छे से समझना, जब ब्लास्टोसिस्ट यूटरस की वॉल से अटैच हो जाता है तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए ये यूटरस है, यूटरस की वॉल से ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, अटैच हो गया। अब ट्रोफोडर्म जो है ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, ट्रोफोडर्म है, ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, और ये इनर सेल मास है, ये आपका एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ट्रोफोडर्म से निकले होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विल्लाई। क्या कहते हैं, कोरियोनिक विल्लाई। कोरियोनिक विल्लाई यूटेराइन टिश्यू के साथ मिलके क्या बनाता है, प्लासेंटा, ठीक है। तो याद रखना जो कोरियोनिक विल्लाई है ये एम्ब्रियो का पार्ट है कि नहीं, ये किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो का, क्योंकि ये ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है ना। और जो यूट्राइन टिश्यू है ये मदर का पार्ट है। तो प्लासेंटा में मदर और फीटस दोनों का पार्ट होता है, मदर और फीटस दोनों का पार्ट होता है। आर यू गेटिंग दिस। ये प्लासेंटा जो है आपकी न्यूट्रिशन, फूड, ये सारी चीज़ों के लिए, ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि प्लासेंटा से, ये मान लीजिए ये प्लासेंटा है और ये मान लीजिए फीटस है, प्लासेंटा और फीटस के बीच में भी एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कार्ड। क्या होता है, अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड 100% फीटल पार्ट होता है, 100% फीटल पार्ट होता है। अम्बिलिकल कार्ड इज़ द 100% फीटल पार्ट। प्लासेंटा में फीटल पार्ट भी है और मैटरनल पार्ट भी है। आर यू गेटिंग दिस। क्योंकि फीटल पार्ट कोरियोनिक विल्लाई है, ट्रोफोडर्म का, ट्रोफोब्लास्ट कह लो या ट्रोफोडर्म कह लो, ट्रोफोब्लास्ट का जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और जो ये यूट्राइन टिश्यू है मदर का पार्ट है। प्लासेंटा कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है ना। इसके अलावा एस्ट्रोजन, इसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन। ये 4 हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा रिलीज करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन,
ठीक है। इसमें से दो ऐसे हार्मोन हैं जो केवल और केवल प्रेग्नेंट वुमेन में रिलीज होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा नॉन प्रेग्नेंट में भी रिलीज होते हैं, लेकिन ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो केवल प्रेग्नेंट वुमेन में रिलीज होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये बहुत अच्छे से आपको, प्रेगनेंसी के दौरान ढेर सारे हार्मोन, जैसे ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम रिलैक्सिन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा थायरॉक्सिन, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल कई गुना बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन और सपोर्ट करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस में देखिए, जब इम्प्लांटेशन के बाद अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो जो फर्स्ट मंथ के आसपास 4th वीक में हार्ट डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से आप इसको सुनते हैं। सेकेंड मंथ में आपके लिम्स और लिम्ब एंड डिजिट, मतलब जो आपके 8 वीक के आसपास का फीटस होता है उसमें लिम्ब और डिजिट डेवलपमेंट होने लग जाता है। इसके अलावा थर्ड मंथ की अगर हम बात करें, एंड ऑफ थर्ड मंथ में मंथ में लिखते जा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। फिफ्थ मंथ की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ जैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी में। सबसे पहला मूवमेंट हमें फिफ्थ मंथ के दौरान देखने मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो 6th मंथ की बात करें, 24 वीक्स की बात करें, 24 वीक्स मतलब 6 मंथ की बात करें, 6 मंथ, तो यहाँ पे फाइन हेयर डेवलप होने लगते हैं आपके बेबी के ऊपर, ठीक है। आईलिड्स जो है, आईलिड सेपरेट होने लगता है, आई लैसेस का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है ना, आई लैसेस का। और उसके बाद 28 वीक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें जो है सेंसेशन, साउंड के प्रति ये सेंसेशन में डेवलप होना है, सेंसेशन फॉर साउंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनोजेनेसिस। लास्ट प्रोसेस है हमारी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ बेबी, पार्चुरेशन, ठीक है ना, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बर्थ ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ बेबी। जैसे ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, दिस इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, जब फुल्ली फॉर्म बेबी हो जाता है, फुल्ली फॉर्म्ड बेबी, जैसे ही बेबी पूरी तरह से बन जाता है, 9 मंथ का हो जाता है, तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं फीटल रिफ्लेक्स, ठीक है ना। फीटल क्या कहते हैं इसको हम? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल प्रोवाइड करता है, मतलब हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल प्रोवाइड करता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। ऑक्सीटोसिन रिलीज, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये आपके मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, जब मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मायोमेट्रियम में क्या होने लग जाता है? कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, तो ये और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? बेबी बाहर आ जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ द न्यूरो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स, और ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। लैक्टेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। मिल्क इजेक्शन कौन करता है? आपका ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और जो फर्स्ट जो मदर लैक्टेटिंग मदर जो होती हैं, उनमें स्टार्टिंग के जो मिल्क होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। और कोलोस्ट्रम जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए। दिस इज ऑल अबाउट दिस
चैप्टर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आप बहुत ध्यान से चैप्टर को देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। हालांकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन हम सारी चीज़ें कवर करते हैं, इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होता है। आप क्लास में भी उतना पढ़ते हो, एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे।